वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपका 10 प्रश्न जो मैथ का है फ्रेंड्स, उसका मैं अलग से सोल्यूशन दे रहा हूं फ्रेंड्स। तो उसका वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड आप लोग को लिए करवा रहा हूं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी मन में कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर के फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ। देखिए, जो अभी हाल ही में फ्रेंड्स आपका बिहार कैबिनेट से फैसला लिया गया है कि जो बिहार कांस्टेबल का आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें है जो सिलेबस चेंज किया जाएगा फ्रेंड्स, और उसका जो लेवल होगा इंटर लेवल ना होकर करके मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो वर्तमान में आपका 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, इसमें जो सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहेगा, यानी इंटरमीडिएट स्तर का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लें। अगर जो फ्रेंड्स जो सिलेबस चेंज हुआ है तो जो आपको 14 मार्च और 21 मार्च से ही अगर जो लागू होता है फ्रेंड्स, तो इसका नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आता है फ्रेंड्स तो हम इसको सच मानेंगे, नहीं आता है फ्रेंड्स तो आप जिस तरह से पहले से तैयारी करते आ रहे थे जो लेवल से फ्रेंड्स, उसी लेवल से आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज का पहला सवाल है, गेस करते चलिएगा। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? कौन सा विधि के द्वारा? फिल्टरण विधि, वाष्पन विधि, निस्तारण विधि या आसवन विधि? सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि के द्वारा। जल और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके लिए उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जल और अल्कोहल का है जो दोनों का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए आपका आसवन विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है, पौधों में रस आरोहण। ठीक है, रस आरोहण, आरोहण मतलब क्या होता है? चढ़ाव। पौधों में रस आरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? गेस करें सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइलम। देखिए जाइलम और एक क्या होता है फ्रेंड्स, आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, एक जाइलम होता है और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो ये दोनों है जो क्या है फ्रेंड्स, संवहन उत्तक है, पेड़ पौधों का संवहन उत्तक है। तो जाइलम में जो क्या करता है फ्रेंड्स, नीचे जड़ से आपका खनिज लवण है जो ऊपर की ओर पेड़ पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है फ्रेंड्स। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, पोषा हुआ देखिए दे रहा है। फ्लोएम यानी कि जो पत्ती में उसका खाना बनता है, तो खाद्य पदार्थ का संवहन जो फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि जाइलम के द्वारा आपका जल हो गया, खनिज लवण हो गया, नीचे जड़ से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा था, पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी कोई जानते हैं। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी है जो हमें धूप से प्राप्त होती है। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? देखिए इस टाइप का प्रश्न एक पूछा जाता है, तो किस भाग से प्राप्त होती है? चलिए गेस करिए फटाफट। 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा बी, जो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। जो वसा जमा होती है कहाँ जमा होती है? तो आपका वसा उत्तक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अंग्रेजी का सवाल कुछ है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। तो द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू, इसका जो हिंदी होगा फ्रेंड्स, हिंदी में क्या ट्रांसलेट होगा? तो पौ फट चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पौ फट चुकी है। ठीक है, 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो सवाल नंबर 7 का क्या होगा? तो देखिए सी, यहाँ पर खाली स्थान, मीट मी लॉन्ग एगो। यहाँ पर क्या होगा? मीट्स होगा या मीटिंग होगा या वाज मीट होगा या मेट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? लास्ट में लॉन्ग एगो लगा हुआ है। ठीक है, तो एगो का प्रयोग होने से क्या होता है? ये किसको इंड करता है? पास्ट टेंस को अधिक करता है फ्रेंड्स, यानी पास्ट इंडिफिनिट का। तो यानी V1 होगा। तो सी मीट का V1 क्या होता है? मेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चला सवाल नंबर 8 को देखें। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडम। आइडम का इसका कर रहा है आपका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? तो इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब क्या होता है?
यानी हरी अप होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जल्दी कह सकते हैं, ठीक है, जल्दबाजी। तो जल्दबाजी का क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए इन अ जिफी मतलब जल्दबाजी होता है, यानी हरी अप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें, चूज करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से स्पेलिंग चूज करने का रहा है फ्रेंड्स, 3 इसमें से जो गलत है एक सही है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये इसका सही स्पेल्ड है डेमोलिएशन, ठीक है। डेमोलिएशन मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो डेमोलिएशन मतलब होता है विध्वंस होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी विध्वंसकारी होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, डेमोलिएशन है जो सही स्पेल्ड किया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें, चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है, तो क्या कर रहा है कि इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्शन होगा या डायरेक्ट लेस होगा या नेस होगा या डायरेक्टिव होगा, तो इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव। आपका सफिक्स कौन लगेगा, तो डायरेक्टिव लगाने, ऑप्शन नंबर डी 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है किससे। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जल में पौधे उगाना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, जल में पौधे उगाना। तो चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर सवाल नंबर 12 को देखें कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। देखिए जो श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में देखिए कलरफुल दिखाई देगा, ठीक है, कलर रंग दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण ऐसा होता है, तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिकरण के कारण होता है, ठीक है, व्यक्तिकरण के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं किसके कारण से, तो व्यक्तिकरण के कारण से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है, अस्थायी चुंबक के लिए किससे बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स गेस करिए फटाफट क्या होगा सवाल नंबर 13 का। तो जो अस्थायी चुंबक है इसको लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु का क्या होता है, तो इस्पात होता है। 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें 2-3 सवाल बनता है, तीनों को मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोग से, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर गेस करें। ए में दिया कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी में दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, डी में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पाश्चुराइजेशन में क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, यही है आपका दूध का पाश्चुराइजेशन। अब पूछता है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम जो पाश्चुराइजेशन के बारे में किसने बताया था, तो लुई पास्चर, ठीक है फ्रेंड्स, क्या याद रखिएगा, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम पाश्चुराइजेशन के बारे में आपको बताया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। अब देखिए जो ये पाश्चुराइजेशन होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लगभग आपको 62.8 डिग्री सेल्सियस, कितना 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग कितना 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है दूध को, और फिर क्या शीघ्रता से इसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छा अगर आपसे पूछे कोई कि दूध का पाश्चुराइजेशन क्यों किया जाता है, तो इससे क्या है उसमें जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जो होता है फ्रेंड्स, वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको प्यूरिफाई के लिए इस तरह से किया जाता है। इसमें बहुत सारा सवाल बना फ्रेंड्स। सबसे पहला कि पाश्चुराइजेशन में क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में उसे अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो लुई पास्चर ने बताया था। कितना डिग्री टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है पाश्चुराइजेशन के लिए, तो आप अभी बताया 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, और कितना समय के लिए, तो लगभग 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि नीचे दिया गया वेन आरेख एक कक्षा में एफ है जो फुटबॉल वाला हो गया, एच हो गया जो हॉकी, और बास्केटबॉल को बी से इंडिकेट किया, खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। ये आपको बता दिया। अब सवाल इसमें से पूछ रहा है कि एफ और एच खेलने वाले किंतु बी न खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा, यानी फुटबॉल और हॉकी खेलेगा लेकिन वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी क्या खेलेगा लेकिन वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। तो देखिए इसमें कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, देखिए बीच में फ्रेंड्स, जो कि आपका फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी खेल रहा है, और देखिए आपका इस BRF में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यानी कि बास्केटबॉल नहीं खेले। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल को कर रहा है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। हिंदी से सवाल है ये, 16 नंबर सवाल। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। 17 नंबर सवाल, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। चलिए बताइए फ्रेंड्स फटाफट, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राम बोला। याद कर ले फ्रेंड्स, तुलसीदास का जो बचपन का नाम था जो क्या था, राम बोला था। क्या नाम था, राम बोला। अगला सवाल को देखते हैं, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए इसका फटाफट गेस करिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। निश्चल का क्या होगा, तो निह जोड़ चल हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। निश्चल का संधि विच्छेद निह जोड़ चल होगा। और इसमें कौन सा संधि है फ्रेंड्स, तो देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग संधि इसमें आएगा अगर वो पूछे। इसलिए फ्रेंड्स अगर पूछे निश्चल में कौन सा संधि, तो इसको पहले विग्रह संधि विच्छेद करिएगा। देखिए अगर विसर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए, हार जीत किनकी रचना है, किसने लिखा था। तो हार जीत आपका लिखा है फ्रेंड्स अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है। सवाल नंबर 21 का, तो एक एटम बराबर क्या इतना पास्कल होता है, या 1 मिलीमीटर पारा, ये चीज पारा बराबर कितना 133 पास्कल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। याद कर लें, आपका 1 मिलीमीटर पारा बराबर कितना होता है, 133 पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखें कि पारा कांच को गीला नहीं करता। पारा है जो देखिए कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका असंजक बल आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, असंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका, कि पारा है जो कांच को गीला नहीं करता है, पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, असंजन कहलाता है। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है। ठीक है, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है। सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ यही होता है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे क्या है ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका फ्रेंड्स, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि देखिए टॉप मोस्ट भी है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। तो गेस के रेफरेंस अगर पानी का छिड़काव किया जाए तो किसी बंद कमरे का तापमान क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्यों होता है, इसका कारण बताएं। तो 24 का मैं सब पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग राइट आंसर गेस करिएगा। ए में दिया जल का ताप कमरे के ताप से कम होता है। बी में जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। सी में जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। डी में जल ऊष्मा का बुरा चालक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण है कि आपका पानी के छिड़काव करने से किसी बंद कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। चलिए सवाल नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए P-V ग्राफ के लिए सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, समदाबीय प्रक्रम है। ठीक है, ये जो ग्राफ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है P-V के ग्राफ को, तो समदाबीय प्रक्रम को दिखा रहा है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके, देखिए टॉप मोस्ट VVI सवाल है, बिल्कुल मॉडरेट सवाल है फ्रेंड्स, कि ये एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके क्या होता है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, यदि दाब निम्न तथा ताप उच्च हो। फिर से देखें, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि दाब निम्न हो, यदि इसके दाब निम्न हो तथा ताप उच्च है। सवाल नंबर 27 को देखें। सरल आवर्त गति किस पर एक समान वृत्तीय गति का प्रक्षेप होती है। सरल आवर्त गति किस पर एक समान वृत्तीय गति का प्रक्षेप होती है। तो सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संदर्भित वृत्त का कोई व्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि किसी यू नली में दोलन करते द्रव की गति होती है। ठीक है, तो कैसी होती है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल आवर्त
व्याप्ति एवं आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 29 को देखें, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या शामिल होते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें आपका शीर्ष एवं गर्त, ठीक है, शीर्ष एवं गर्त दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए श्रृंग और गर्त कह सकते हैं या शीर्ष एवं गर्त, देखिए इस तरह से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऊपर वाला उठा हुआ भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको शीर्ष कहिए या तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और नीचे होता है जो क्या कहते हैं? गर्त होते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल क्या होते हैं? तो दोनों शामिल होते हैं, श्रृंग एवं गर्त या कहें शीर्ष एवं गर्त दोनों शामिल होते हैं। और देखिए प्रकाश जो चलता है फ्रेंड्स वो अनुप्रस्थ तरंग में ही चलता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश का गमन किस तरंग में होता है तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है, जबकि ध्वनि का गमन होता है जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में होता है। तो वो दोनों भी याद रखिएगा, क्लियर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगला सवाल को देखते हैं कि किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल का गेस करें। तो कहता है किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होता है। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है तो माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। सवाल नंबर 31 को देखें। 31 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप एग्जाम में जब भी सवाल को पढ़िएगा तो ध्यानपूर्वक। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर रहेगा नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग हम लोग क्या समझते हैं कि है, जल्दबाजी में इस तरह से पढ़ लेते हैं, फिर रंग देते हैं गोला को। कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति है, इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का 1-2 सवाल जरूर पूछा जाता है। सॉरी। तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बिहार में देखिए संथाल जनजाति पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, मध्य राजस्थान में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति है जो आपको राजस्थान में नहीं पाई जाती है, जबकि ये बिहार, झारखंड में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश में हो गया, इस यहाँ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, साथ साथ में आपका झारखंड में पाया जाता है संथाल जनजाति, राजस्थान में आपका ये नहीं पाया जाता है। इसे संथाल जनजाति जो मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपका जो छोटा नागपुर पठार है ना, जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में, वहाँ मुख्य रूप से संथाल जनजाति पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। चाय की पैदावार होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है? तो गेस करें। तो देखिए चाय का पैदावार कहाँ होती है फ्रेंड्स, यानी चाय के जो पौधे होते हैं उसके जड़ में पानी नहीं जमना चाहिए। तो क्या होगा? ये पहाड़ी ढाल पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। जो चाय का पैदावार होता है किस पे होता है? पहाड़ी ढाल पे होता है। अगर इसके चाय के पेड़ के जड़ में पानी जम जाएगा फ्रेंड्स तो फसल खराब हो जाएगी, चाय नहीं उगेगी, इसलिए पहाड़ी ढाल पर इसकी खेती की जाती है। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। राउरकेला, इसे देखिए 2 जिक्के बन रहा है, 2-3 बन रहा है फ्रेंड्स, सबका मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, सब आपका रिवीजन हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उत्पन्न करती है? तो इसका पहले जवाब देखते हैं क्या होगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध परियोजना राउरकेला के लिए, ठीक है। और जो हीराकुंड आपको जो बांध है फ्रेंड्स किस नदी पे है? तो आपका महानदी पे है, ठीक है। यहीं से आपको राउरकेला प्लांट को बिजली प्राप्त होती है। अब पूछा जाता है सवाल कि जो राउरकेला स्टील संयंत्र है वो किसके सहायता से, किस देश के सहायता से बनाई गई थी? तो राउरकेला आपका जर्मनी के सहायता से बनाया गया था, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा है कि दुर्गापुर, तो दुर्गापुर है जो स्टील प्लांट है जो किसके सहायता से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया था दुर्गापुर। तो राउरकेला हो गया जर्मनी और दुर्गापुर हो गया आपका ब्रिटेन। अब बच गया बोकारो और भिलाई। तो बोकारो और भिलाई है जो आपका सोवियत संघ रूस के मदद से आपको बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबको याद रखें। अगला सवाल को देखें कि मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको सेट में बहुत बार मिला होगा, उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। 45 का गेस करें।
तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, मैं एक बार बताया था फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियो में भी कि देखिए जो प्रश्न आपको याद लग रहा है कि हमें याद है, इसको हम नहीं भूलेंगे, तो उसको नोट मत कीजिए। लेकिन जो प्रश्न आपको लग रहा है कि आगे चल के मैं भूल जाऊंगा, हमें याद नहीं है, पहली बार देख रहे हैं और जो जिसको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइप का प्रश्न आपके एक नोटबुक रखें और वो नोटबुक में प्रत्येक दिन 5 प्रश्न 10 प्रश्न जो भी आपको टफ लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे फ्रेंड्स, जो याद नहीं उसको नोट करते जाएँ। और इस तरह से करिएगा फ्रेंड्स, तो आपको 10 दिन में ही उसमें कम से कम तो 200-400 जीके जीएस उसमें आपका कलेक्शन हो जाएगा। और वो नोटबुक को प्रत्येक दिन आप एक बार देखें। अगर इस तरह से रिपीटेशन करिएगा फ्रेंड्स, तो ये सब है जो आपका जो टफ लग रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा है, वो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और फिर एग्जाम में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से पढ़ाई की जाती है। तो सवाल नंबर 35 क्या था फ्रेंड्स? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किस का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला और लाल का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म देखिए इसका, कभी भी पूछा जाता है, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब आपका WWW का फुल फॉर्म होता है, का आविष्कारक माना जाता है। किसने इसका आविष्कार किया था? सवाल नंबर 36 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, WWW का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? सवाल नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, गेस करें। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोचमपल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, ये पोचमपल्ली है जो उससे संबंधित था। भूदान आंदोलन से के आरंभ में पोचमपल्ली स्थान से संबंधित था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 आपका है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गेस करें। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में ओडिशा और डी में असम है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो आपका मैसूर में पड़ता है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, एक पूछा जाता है बार बार, पेंच। ठीक है, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। याद रखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 39 को देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत आप सबको पता होगा। राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल को लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, फटाफट गेस करिए। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेता का चयन करने वाली समिति, ठीक है, विजेता का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? तो गेस करिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में नॉर्वे, बी में स्वीडन, सी में फिनलैंड और डी में डेनमार्क है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, देखिए यहाँ इस पर कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा। कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति, जो विजेता होता है उसको चयन करने के लिए जो समिति है वो आपको नॉर्वे में पड़ता है। एक सवाल तो ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा सवाल पूछा जाता है आपका कि जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स, तो किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो देखिए जो डायनामाइट के आविष्कारक, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। तो ये जो कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो कहाँ के थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के पुण्यतिथि पर आपको दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1901 ईस्वी से। और कहाँ से? तो आपका स्वीडन से ही हुआ था, क्योंकि स्वीडन के जो राष्ट्रपति थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने आपका डायनामाइट का आविष्कार किए थे, उन्हीं के जो स्मृति में, ठीक है, उन्हीं का स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और एक इसमें मैं बताया था कि जो नोबेल पुरस्कार है इसके लिए कब दिया जाता है, किस तिथि को इसका समारोह आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स? तो 10 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। 10 दिसंबर को प्रत्येक आपका 10 दिसंबर के दिन प्रत्येक वर्ष आपका
समारोह होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसी में जो विजेता है उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बहुत सारा इसमें जीके जीएस में ना फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवीजन कर ले कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाला समिति कहाँ स्थित है, तो नॉर्वे में है, ठीक है। कहाँ, नॉर्वे में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार है जो कब से शुरू हुआ, तो 1901 ईस्वी से हुआ। और किस देश से फ्रेंड्स, तो स्वीडन से। और किनके स्मृति में दी जाती है, तो स्वीडन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था क्या, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किए थे, उन्हीं की पुण्यतिथि, उन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष किस तिथि को यह समारोह आयोजन किया जाता है, तो 10 दिसंबर को यह समारोह आयोजन किया जाता है। उसी दिन विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल को देखें, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, पृथ्वी क्या है कि अपनी धुरी पर तो घूम ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान लिया आपका अर्थ है, तो ये देखिए, ये अपना धुरी पर तो घूम ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अपनी धुरी पर घूमते हुए भी क्या है, किसका चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सूर्य हो गया, ठीक है। ये इसका इस तरह से अच्छा हो गया। तो देखिए, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ठीक है, अपनी धुरी पर तो घूम रही है, अपनी धुरी पर घूमते हुए भी सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। तो ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसको कौन सा गति कहते हैं, तो पृथ्वी का परिभ्रमण गति कहते हैं, ठीक है। परिक्रमण या परिभ्रमण गति कहते हैं। और ये परिक्रमण और परिभ्रमण गति के कारण ही है जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। ये सवाल पूछा जाता है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका जो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग कितना, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये चक्कर लगाती है। अच्छा, पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर घूमती है फ्रेंड्स, तो इसके कारण क्या होता है, दिन रात होता है, ठीक है। पृथ्वी जिसको क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी का दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है फ्रेंड्स। और पृथ्वी के परिभ्रमण गति यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होती है। अगला सवाल को देखें कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी। चलिए गेस करिए फटाफट, अच्छा सवाल है। तो सूर्य एवं दशमलव प्रणाली का खोज आपका आर्यभट्ट ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। किसने किया था, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट थे जो आपका गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। किस काल से संबंधित है, तो गुप्तकालीन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किए थे। लेकिन अगर जो फ्रेंड्स आपका पूछा जाए शून्यवाद पूछा जाए आपको, ठीक है, शून्यवाद, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। शून्यवाद, अगर शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो नागा अर्जुन को माना जाता है। लेकिन सिर्फ शून्य और दशमलव प्रणाली का रहेगा तो आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 43 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स के आप लोग नाम सुनेंगे फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का, जर्मनी का रहने वाला था, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था। बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी। 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स के साथ किसने, फ्रेडरिक एंजल्स ने दोनों मिलकर करके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 46 को देखें, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। बहुत अच्छा सवाल है। 44 का गेस करें फ्रेंड्स फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब 1946 में अंतरिम सरकार बना था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि विभाग सौंपा गया था। यानी 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य एवं तथा कृषि विभाग सौंपा गया था। सवाल नंबर 45 को देखिए, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें यानी उर्वरक यानी खाद्य पदार्थ नहीं भी डालिएगा तो इतना उर्वरक होती है कि उसमें फसल अच्छी तरह से उग जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाई जाती है तो कौन मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी है जो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स आपका खादर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, खादर, सॉरी, एक होता है जो आपका खादर होता है और दूसरा होता है जो क्या होता है फ्रेंड्स, बांगर होता है।
बांगर। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होता है, ठीक है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो जो नवीन जलोढ़ होता है, जो उपजाऊ मिट्टी होता है, उसे खादर मिट्टी कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा था किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल को लेते हैं, सुंदर वन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखिए नदी के मुहाने पर जो मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, दोमट मिट्टी होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में डाक विभाग की स्थापना को, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, डाक विभाग पूछा जा रहा है। तो डाक विभाग के बारे में अगर पूछे तो कितना 1854 ईस्वी में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 1854 में कौन था फ्रेंड्स, आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आपको भारत में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। और उसी के शासनकाल में फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपको 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल कितना 1853 ईस्वी में प्रथम बार भारत में रेल चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। चलिए अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध है, किस अनुच्छेद से संबंधित है निर्वाचन आयोग फ्रेंड्स, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से। अगला सवाल को देखें कि निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन सत्य है, ठीक है, जो निदेशक तत्व होता है उससे संबंधित। तो 49 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, यही है जो आपका कथन है जो असत्य है। निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है, तो आपका ये है जो असत्य है, बाकी 3 सत्य है। देख लें, इन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया, बिल्कुल सही है, जो नीति निर्देशक तत्व है उनको 4 में रखा गया। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सत्य है। इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, ये भी सही है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में ये कथन सही है फ्रेंड्स, और इससे भी प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 में रखा गया है। फिर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से किया गया है, ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखें। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा देश में है जो आपका तमिल भाषा बोला जाता है। 50 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या गेस करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सिंगापुर। तो सिंगापुर में क्या है, तमिल एक प्रमुख भाषा है, कहाँ, तो सिंगापुर में। अगला सवाल को देखिए, 51 नंबर सवाल आपका है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। देखिए ये दोनों डेट भी जरूर याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों डेट को आप जरूर याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसे लघु संविधान का भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये 42वां संविधान 1976 में हुआ था। इसी के में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के संशोधन शक्ति को किसमें समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये डेट भी याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन कब होता है, पूछा जाता है फिर 1978 में आपका ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इनके कितने प्रवर्गों में रखा गया था मूल संविधान में। तो 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो मूल संविधान था उसमें 27 राज्य थे और 3 प्रवर्ग में रखा गया था। अगला सवाल को देखें, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए गेस करिए 53 नंबर सवाल का क्या होगा, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं। तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है, किसे मानी जाती है। 54 नंबर सवाल का, तो ये ताराबाई को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला किसे माना जाता है, ताराबाई को माना जाता है। सवाल नंबर 55 को देखें फ्रेंड्स कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, कौन सा था जो अंतिम सैन्य अभियान था इनका। 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का अभियान।
जो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था जो कर्नाटक का अभियान था। अगला सवाल को लेते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चलिए फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स। देखिए 1799 सब में है, लेकिन इसका डेट के साथ आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की मौत हुई थी आपका 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान जो कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था फ्रेंड्स, और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? 4 मई 1799 में। और एक पूछा जाता है फ्रेंड्स बार बार, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी याद रखिए 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन कहाँ का था फ्रेंड्स? तो आपका जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, उसी का नेता था। ठीक है, लेनिन था जो वही था, वहाँ का था। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। और टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ फ्रेंड्स? ये भी पूछा था, तो 4 मई 1799 ईस्वी में हुए थे। ये डेट याद रखिएगा, 4 मई। अगला सवाल को है, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन था? सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था फ्रेंड्स? तो आपको 1700 कितना 73 ईस्वी में, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कितना? 1773। तो सवाल क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसका क्या था कि ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। अगला सवाल आपका है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ये सवाल तो बहुत बड़ा है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कौन सा सुमेल है जो गलत है? इसमें से गेस करें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 59 का, तो देखिए आपका प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय, ये तो आपको सुमेलित लग रहा है। 1857 डॉक्टर सेनेविस है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है, ये भी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम के जो आपका लेखक कौन है फ्रेंड्स? आप लोग को पता होगा इसका। चलिए तो फटाफट गेस करें फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? सवाल नंबर 59 का पहला आपका प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक आपका राजा राम मोहन राय, सही है। फिर 1857 इसका डॉक्टर सेन, ये भी सही है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, जिन्हें आपका अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। और है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम दादा मेरे गलत हो जाए, तो कौन है इनका? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो आपका पता होगा, अबुल कलाम आज़ाद है। इसलिए आपका ये सवाल ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, पित्त का स्राव कौन करता है? ये बहुत बार बताया फ्रेंड्स, पित्त का स्राव कहाँ होता है और जमा कहाँ होता है, ये भी बता चुका हूँ। तो चलिए गेस करिए इसका। तो देखिए पित्त का स्राव होता है जो लीवर से होता है, लीवर यानी क्या? यकृत से होता है। और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जो यकृत यानी लीवर ही है। तो यहीं से आपका पित्त का स्राव होता है। जमा कहाँ होता है पित्त फ्रेंड्स? आपको पित्ताशय में। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? 61 का राइट आंसर गेस करें। तो देखिए वाट नहीं है। वाट है किसका मात्रक है? शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो अर्ग और इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और जूल, ये सभी है जो आपका ऊर्जा का मात्रक है, जबकि वाट है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं, किसका है? शक्ति का मात्रक है। अगला सवाल देखते हैं कि वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? चलिए ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। दो सवाल बन रहा है कि अभिनव भारत किसने स्थापित किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था अभिनव भारत का। और ये क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। अगला सवाल को लेते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, किसने फेंका था फ्रेंड्स? चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 63 क्या होगा? देखिए बम फेंका था कौन? तो बस से बम, बस से बटुकेश्वर। इस तरह से मैं याद रखता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए। केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त, साथ में कौन थे? भगत सिंह, दोनों मिल करके आपका केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और एक बम कब फेंके थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1929 ईस्वी में इन्होंने, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला सवाल को देखिए, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बायोलॉजी का। 64 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नियासिन की कमी से आपका पेलेग्रा रोग होता है। अब चलिए सवाल नंबर 65 को देखिए। सवाल नंबर 65 आपके सामने है फ्रेंड्स।
कि निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है। चलिए गेस करिए फटाफट, 65 का क्या होगा। विटामिन ए हमारे शरीर द्वारा निर्मित होगा, बिल्कुल गलत है। सी होगा, नहीं होगा, क्योंकि गाजर में खाते हैं तो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है और बहुत चीज़ से प्राप्त होता है। विटामिन सी हो गया आपको, खट्टे फल हो गया, टमाटर हो गया, और विटामिन बी भी है जो हम लोग को चावल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन डी है जो हमारा शरीर है जो क्या होता है, निर्मित करता है। जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं फ्रेंड्स तो हमारा शरीर है जो क्या है, विटामिन डी का क्रिएशन करता है, सभी जानते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है, तो आपका विटामिन डी का किया जा सकता है, बाकी सब ए, सी और बी का नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, विषाणु जनित नहीं है। तो गेस करें 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चिकन पॉक्स तो आपको वायरस विषाणु से होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, एड्स भी होता है, न्यूमोनिया हो जो इससे नहीं होता है। ठीक है, न्यूमोनिया किससे होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण होता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है। 67 नंबर क्या है आपका, हृदय संबंधी रोग है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना है जो आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। बहुत अच्छा सवाल है, कोहरे में, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कोहरा है जो गैस में द्रव, ठीक है, गैस में द्रव जब मिश्रण होता है फ्रेंड्स तो कोहरे का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैस में द्रव का। अगला है फ्रेंड्स परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सवाल नंबर 70 क्या हो जाएगा, जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। अगला सवाल 71 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 71 क्या है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था। अच्छा सवाल है 71 का, तो कहाँ का काजी नियुक्त किया था फ्रेंड्स, आपको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखें कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ खोला गया था। 1932 में डीजल बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सतार महाराष्ट्र में खोला गया था। 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 को देखिए। सवाल नंबर 73 है कि 29 अक्टूबर को निम्नलिखित किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए गेस करिए फटाफट, 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इसको याद रखें क्योंकि सभी लोग आजकल इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखना चाहिए। तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस आपको मनाया जाता है। सवाल नंबर 74 को देखें। पायला घोंघा निम्नलिखित में से, पायला जिसको क्या कहते हैं घोंघा, निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स आपका, बायोलॉजी का इस टाइप का सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है। तो ये सब देखिए, प्रश्न को अगर नहीं आता है फ्रेंड्स तो इसको लिख ले, ठीक है, बार बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। तो घोंघा होता है जो पायला होता है जो किस वर्ग का जंतु है। सवाल नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोलास्का वर्ग के जंतु है। किसका, मोलास्का वर्ग के जंतु है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। चलिए फटाफट गेस करिए 75 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो एनाल्जेसिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 76 को देखिए। कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। कौन सा पत्र। सवाल नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, मित्र को पत्र है जो वैयक्तिक पत्र के श्रेणी में आएगा। अगला सवाल है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी से सवाल है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, गेस करें 77 का। तो देखिए आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ ए भी है, ये भी है और आ ये भी दीर्घ है, जबकि ओ है जो आपका दीर्घ नहीं है। सवाल नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 78 को देखें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। छाटे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 78 का क्या होगा फ्रेंड्स। तो अध्ययन किस तरह से लिखा जाता है, अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बिल्कुल है, बाकी ये सब गलत है। देशभक्ति में कौन सा समास है। चलिए फ्रेंड्स बहुत बार बताया हूँ 79 का। तो जिसको ये देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति के लिए कौन हो जाएगा, यानी कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, नहीं आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 80 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 80 आपका कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। अधिकारी में गेस करें। 80 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा।
अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अधि उपसर्ग है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 10 प्रश्न है जो मैथ का है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैथ का सेक्शन छोड़ देते हैं, इसका अलग से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और प्रत्येक दिन करवाया जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आप चलिए सवाल नंबर 90 से देखते हैं। सवाल नंबर 90 आपका है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल फ्रेंड्स। ये सब सवाल अगर नहीं आता है तो आप इसको जरूर नोट करके रखें, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर काम देगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये सब जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो रेलवे ग्रुप डी है उसके लिए भी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी में फ्रेंड्स उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिक्के ये सब जगह कॉमन होते हैं फ्रेंड्स। आपको सभी तरह के जिक्के याद करना चाहिए, क्योंकि कहाँ से पूछा जाएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। तो सवाल नंबर 90 में है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है, किसने कहा था ये। 90 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। किसने कहा था, तो हार्टले विदर्स का है। हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। 90 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 91 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी देखिए टॉप मोस्ट वीवीआई है, बहुत बार ये बता चुका हूँ फ्रेंड्स। सवाल नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, मुख्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला सवाल आपका है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है, ये भी देखिए बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो कितने हैं फ्रेंड्स टोटल, तो आपका टोटल 13 पैरामीटर है, ठीक है, 13। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित की गई है, तो कितना 13 यानी 13 पैरामीटर निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 93 को देखिए, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, चलिए फटाफट गेस करें। 93 का क्या होगा फ्रेंड्स, केरल में है। केरल में है जो आपको महिला की, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष, केरल राज्य में महिला अधिक है और पुरुष ही कम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है फ्रेंड्स आपका जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है, कितना पर मापी जाती है जनसंख्या जन्म दर। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना 1000 पर मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है कि जो जनसंख्या जन्म दर होता है वो मापी जाती है कितने पर, तो 1000 पे मापी जाती है। 95 को देखें कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक है, कौन सा है, चलिए फ्रेंड्स बताएं। 95 का राइट आंसर क्या होगा, कारण निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा का तो अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है, तो आपका अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक देखिए जो आयरन होता है फ्रेंड्स, आयरन करते हैं उसमें अभ्रक दिया जाता है, तो क्या होता है कि उससे अभ्रक है जो ऊष्मा तो उससे पास हो जाता है, अच्छा चालक होता है, लेकिन उससे विद्युत नहीं पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 4 प्रश्न अंग्रेजी का है, देख लेते हैं क्या है। 96 नंबर की, चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, वाई डू यू टेल अ लाई, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा 96 का, तो वाई डू यू टेल लाई का जो पैसिव वॉइस होगा तो ऑप्शन नंबर सी, वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, यही है इसका जो पैसिव फॉर्म होगा। अगला सवाल को लेते हैं कि चूज द करेक्ट मोडाल वर्ब, यहाँ पर क्या भर आ जाएगा 97 का, तो यहाँ पर होगा वुड, ठीक है, वुड यू माइंड टेंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। अगला सवाल को देखें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स एक और बाकी सब ये जो गलत है, तो 98 का है आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका आई हैव अ होमवर्क टू डू एक गलत है, आई विल हैव होमवर्क टू डूइंग ये भी गलत है, आई एम होमवर्क टू डू गलत है। ऐसे पढ़ने से पता चल रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू, यानी मेरे पास का है होमवर्क है करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 को देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में करा था, ही सैड आई हैव गोट अ टूथ केच, ठीक है, टूथेज क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, ही सेड आई हैव गोट अ टूथेज, तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथेज, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स मेरा प्रोनाउंसिएशन जो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, कभी कभी क्या मिस्टेक होता है पढ़ने में, तो इसके से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स इसका है जो आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, तो इसका क्या होगा 100 का,
तो ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, जिसमें आपका मैथ पार्ट छूट गया है, जिसका सोल्यूशन आपको अलग से करवाया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।